गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विकिरण द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है, और सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है। यहाँ पे लिखा है कि एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा आई का मान हमें क्या दिया है 1.6 एम्पियर। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया 1.6 एम्पियर। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में यहाँ पे कि प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। प्रति सेकंड लिखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे समय टी की वैल्यू क्या दी गई है, टी की वैल्यू यहाँ पे 1 सेकंड दी गई है। प्रति सेकंड से मतलब क्या हो जाएगा 1 सेकंड, ध्यान रखिएगा। तो समय टी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 1 सेकंड दी गई है। फिर हमसे पूछा गया कि प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। एन की वैल्यू को यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो जो चीजें हमें यहाँ पे पता थी वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, आवेश Q की वैल्यू को निकालना होगा। जब तक Q की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक ये हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे Q की वैल्यू को निकालना होगा। अब Q की वैल्यू कैसे निकलेगी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला कई बार बताया है कि I इज इक्वल टू क्या होता है। I इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है Q अपॉन में T, यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है आवेश और बटे में समय होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में Q की वैल्यू को निकालना है, तो Q इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, Q इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा, यानी आवेश बराबर आपका धारा गुणे समय या फिर विद्युत धारा गुणे समय आप बोल सकते हैं। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.6 एम्पियर है, यही तो विद्युत धारा की वैल्यू है, और समय t की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 सेकंड दी गई है। तो 1.6 की मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे तो हमें 1.6 ही मिलेगा, और आवेश है तो कूलॉम में ध्यान रखिएगा। तो 1.6 कूलॉम हमें यहाँ पे आवेश Q की वैल्यू मिल चुकी है। आई होप यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और ऊपर मैं यहाँ पे आवेश Q की वैल्यू को लिख देता हूँ, जो कि हमें क्या मिल गई 1.6 कूलॉम। तो आवेश Q की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1.6 और कूलॉम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है
Ne होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q और अपॉन में E हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे E से मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे E से मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 और कूलॉम। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम। ये E की वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे, तो देखिए N इज इक्वल टू Q अपॉन में E है। Q की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 1.6 कूलॉम, और अपॉन में E से मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब देखिए ये 1.6 ऊपर 1.6 नीचे, 1.6 से 1.6 कैंसल हो जाएगा। अब देखिए अपॉन में क्या बचा है, 10 रेज टू द पावर -19। इसको जब हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है, ऊपर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में पावर हो जाएगी, और 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। तो 10 रेज टू द पावर 19 और इलेक्ट्रॉन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए 10 की घात 19 यहाँ पे बचा हुआ था लास्ट में, इसको हम क्या करेंगे, ये हर में है, ऊपर अंश में भेजेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, और 10 की घात यहाँ पे +19 होगी। ध्यान रखिएगा 10 की घात 19 और इलेक्ट्रॉन। चलिए चेक करते कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इस पैटर्न के करीब 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पहले सॉल्व कराए हैं, और ये भी वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है। तो देखिए हमें यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। तो देखिए प्रतिबिंबों की संख्या n इज इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में θ-1। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री दी गई है। तो थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखिए 60 डिग्री लिख दिया, ये दी है ना 60 डिग्री, तो ये मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू को लिख दिया। अब यहाँ पे n की वैल्यू को, यानी प्रतिबिंबों की संख्या को निकाल लेते हैं। तो 360 डिग्री ये तो आपके फॉर्मूले में ही होता है, अपॉन में थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और -1 यहाँ पे आपका फॉर्मूले में ही होता है, तो ये -1, देखिए यहाँ पे ये 1 लिख दिया, और माइनस का साइन तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, तो ये यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसल, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 6 - 1। अब देखिए n इज इक्वल टू 6 में से 1 को लेस करेंगे तो 5, यानी प्रतिबिंबों की संख्या हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। चलिए चेक करते कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो लेंसों जिनमें से एक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, देखिए फोकस दूरी धनात्मक में है, तो इसीलिए ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, जैसा कि ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, तथा दूसरे की फोकस दूरी, यानी दूसरे लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये फोकस दूरी ऋणात्मक में है, तो इसीलिए ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अवतल लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर है को एक साथ रखा गया है। संयुक्त लेंस की क्षमता को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है। सो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो लेंसों की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें पता क्या है, पहले लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो 20 सेंटीमीटर है, तो पहले लेंस की फोकस दूरी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f1, ठीक है, जिसकी
जिसकी यहाँ पे देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी जो दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, जो कि धनात्मक में है क्योंकि लेंस यहाँ पे उत्तल है। और देखिए दूसरे लेंस की फोकस दूरी, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ f2, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है -10 और सेंटीमीटर में दी गई है। देखिए दूसरा लेंस यहाँ पे जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, ये अवतल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा गया को एक साथ रखा गया है, संयुक्त लेंस की क्षमता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पहले लेंस की क्षमता को निकालेंगे। क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले लेंस की क्षमता। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले लेंस की क्षमता को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो पहले लेंस की क्षमता को मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पे P1 मान लेता हूं, ठीक है, P1 में मान लेता हूं यहाँ पे। तो P1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो फॉर्मूला यहाँ पे 100 और अपॉन में F हो जाएगा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 100 और अपॉन में F की वैल्यू, देखिए F, अब देखिए यहाँ पे पहले लेंस के लिए निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे F1 लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि पहले लेंस के लिए हम यहाँ पे क्षमता निकाले तो 100 अपॉन में F तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे दो लेंस दिए गए तो पहले लेंस के लिए 100 अपॉन में F1 हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, 21 × 20 और 25 × 100 होता है, तो 5 और किस में आएगा, डायोप्टर में, और वो भी प्लस में है, ध्यान रखिएगा। तो पहले लेंस की क्षमता हमें क्या मिल गई, +5 डायोप्टर मिल गई, या फिर आप ऐसे 5 डायोप्टर लिख सकते हैं, ये तो प्लस में है ही। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हम दूसरे लेंस की क्षमता को निकालेंगे। क्या करेंगे, दूसरे, फिर इसके बाद देखिए ये लेंस की क्षमता, सेम टू सेम जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखेंगे, क्षमता इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, क्योंकि जो फोकस दूरी दी गई है वो सेंटीमीटर में ही है, तो यहाँ पे 100 और अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में F2 कर देंगे, क्योंकि दूसरे लेंस की क्षमता को हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 100 तो आपका फॉर्मूले में है, तो ये तो रहेगा ही, और F2 की वैल्यू हमें -10 सेंटीमीटर दी गई है, -10 है ना, तो -10 लिखेंगे। अब देखिए ये 10 1 × 10 और 10 10 × 100, और किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि फोकस दूरी हमें यहाँ पे -10 दी गई थी ना, तो माइनस का साइन तो रहेगा ही ना, तो -10 और डायोप्टर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दूसरे लेंस की क्षमता, जिसको हम क्या करेंगे, P2 मानेंगे, ध्यान रखिएगा P2। तो P2 का मान हमने क्या निकाल लिया, -10 डायोप्टर निकाल लिया। तो यहाँ तक पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे पहले लेंस की क्षमता P1 की वैल्यू को +5 डायोप्टर और दूसरे लेंस की क्षमता P2 की वैल्यू को -10 डायोप्टर निकाल लिया है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं और ऊपर लिख देता हूं, पहले लेंस की क्षमता P1 को हमने क्या निकाला था, P1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाला था +5 डायोप्टर, ये मैंने लिख दिया, और दूसरे लेंस की क्षमता P2 को हमने क्या निकाला था, -10 डायोप्टर निकाला था। यहाँ तक हमने कर लिया। हमसे पूछा गया था तो संयुक्त लेंस की क्षमता, तो अब हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता P की वैल्यू को निकालेंगे। तो P इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है P1 + P2 होता है। अब देखिए यहाँ पे P की वैल्यू को निकालेंगे, यानी संयुक्त लेंस की क्षमता को निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 डायोप्टर पहले लेंस की क्षमता, प्लस P2 की वैल्यू हमारे पास -10 डायोप्टर है दूसरे लेंस की क्षमता। सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल टू, अब देखिए 5 और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 5 - 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे P की वैल्यू क्या मिलेगी, -5 में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 छोटी संख्या 10 बड़ी है, 5 में से 10 को घटाएंगे तो -5 और डायोप्टर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी, जो हमें यहाँ पे P की वैल्यू मिली वो -5 डायोप्टर मिली है। चलिए चेक करते हैं -5 डायोप्टर कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमें मिला है ये 5 डायोप्टर माइनस में मिला हुआ है, तो
5 डायोप्टर आपका कहाँ पे दिया है, -5 डायोप्टर आपका ऑप्शन डी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 3.0 वोल्ट या फिर आप बोल सकते हैं 3 वोल्ट, क्योंकि 3.0 का मतलब 3 ही होता है, 3 ही होता है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल। फिर इसके बाद लिखा है कि ये दोनों सेल 2 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं, परिपथ में धारा एम्पियर में है। ये हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, परिपथ में धारा का मान वो भी एम्पियर में। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 सेल लिखा हुआ है, यानी नंबर ऑफ सेल यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू, n से मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल, जो कि हमें 2 दी गई है। 2 सेल हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, यानी दोनों ही सेलों का प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 3.0 वोल्ट है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 3 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3.0 वोल्ट, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे 3 वोल्ट लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम यहाँ पे दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें 3 ओम दी गई है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए ये ओम का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, 3 ओम। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों सेल 2 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं। देखिए ये जो 2 ओम का प्रतिरोध ये हमें आगे दिया है ना, ये हमें यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है। तो जो बाह्य प्रतिरोध होता है इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 2 ओम दी गई है। ये मैंने लिख दिया। फिर परिपथ में हमें यहाँ पे धारा I का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सीरीज में। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए समांतर क्रम में जुड़े सेलों के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। I = N, फिर यहाँ पे E, फिर अपॉन में क्या होता है, अपॉन में N, फिर कैपिटल R जो कि बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, प्लस यहाँ पे स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इसीलिए क्वेश्चन में आपको हिंट दी गई है कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो फॉर्मूला हमारा यही यूज होता है। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रख देते हैं। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ सेल कितनी है, 2 है। फिर इसके बाद E की वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें 3 वोल्ट का दिया है, तो 2 × 3, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में n मतलब नंबर ऑफ सेल 2 है। फिर इसके बाद कैपिटल R यानी बाह्य प्रतिरोध की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 ओम, तो 2 × 2 करेंगे। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 3 ओम का दिया है, तो ये +3 कर दिया। अब देखिए 2 3 क्या हो जाएगा 6, और अपॉन में देखिए 2 2 4, ये 4 और +3 मिलके हो जाएगा 7, यानी 6 अपॉन में 7 आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको 0.85 और धारा को निकाल रहे तो एम्पियर में आएगी, 0.85 एम्पियर। देखिए 6 अपॉन में 7 मिला हुआ था, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 6 अपॉन में 7 था, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 6 है यहाँ पे और इसमें 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 6 छोटी संख्या है तो 0 और फिर यहाँ पे पॉइंट, तब जाके एक 0 बढ़ेगा। फिर यहाँ पे 7 8 56 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 60 में से 56 को लेस करेंगे 4 आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 5 35, यहाँ पे लेस करेंगे आपको 5 मिलेगा। बस यहीं तक हम सॉल्व करेंगे 0.85 और एम्पियर में, दशमलव के 2 अंक तक सॉल्व करते हैं बस। तो चलिए चेक करते हैं 0.85 एम्पियर कहाँ पे है,
ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे लिखा तो एक ही बार है, लेकिन 3 से 4 बार आया हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए निकट के अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि दोष के लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि दोष के लिए या फिर दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। सो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। यानी मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है यदि 4 प्रतिरोध जिनके मान, यानी प्रत्येक के मान, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में प्रत्येक लिखा हुआ है, 1/4 ओम है, श्रेणी क्रम में संयोजित है यानी सीरीज में है, तो उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रतिरोध की बात हो रही है, तो प्रतिरोध तो हमें पता है नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि जो वो 4 प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे यदि 4 प्रतिरोध जिनके मान, प्रत्येक के मान यहाँ पे 1/4 ओम है, यहाँ पे मान हमें पता है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 + R2 + R3 और +R4, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रतिरोध दिए गए हैं तो यहाँ पे 4 तक ही लिखेंगे। अगर 5 प्रतिरोध होता तो R5 तक जाते। और ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि श्रेणी क्रम के लिए यही फॉर्मूला होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यदि 4 प्रतिरोध जिनके मान, प्रत्येक के मान 1/4 ओम हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू हमें 1/4 ओम, प्लस R2 की वैल्यू हमें 1/4 ओम, प्लस R3 की वैल्यू भी हमें 1/4 ओम, प्लस R4 की वैल्यू भी हमें यहाँ पे 1/4 ओम दी गई है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए जब तुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 हो जाएगा और बटे में 4 आपका रहेगा ही। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपको 1, और यहाँ पे प्रतिरोध को निकाल रहे हैं तो ओम में आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा? तुल्य प्रतिरोध निकालने पर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे प्रतिरोध हैं उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 ओम। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 4 प्रतिरोध हमें दिए गए थे, प्रत्येक के मान 1/4 ओम यहाँ पे दिए गए थे, और श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है तो क्या हो जाएगा? R1 + R2 + R3 + R4। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जब हम यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध को हम निकालेंगे, प्रत्येक का मान 1/4 ओम है तो 1/4 + 1/4 + 1/4 और प्लस 1/4 हम कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर 4/4 मिलेगा, सॉल्व करने पर 1
और ओम मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए श्रेणी क्रम में था इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 1 ओम कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही सॉल्व कराया था। एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है, यानी 3 माइक्रोफैरेड है। यदि इसमें 108 माइक्रोकूलोम का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। ये हमें ज्ञात करना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें पता है। एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। सो संधारित्र की धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड हमें यहाँ पे दी गई है। यदि इसमें 108 माइक्रोकूलोम का आवेश Q की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 108 माइक्रो और कूलोम में दी गई है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q और अपॉन में C। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 108 माइक्रोकूलोम, और C यानी संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो बटे में 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक इधर जाएगा, 3 6 जा 18, 36 और वोल्ट में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे विभवांतर को निकाल रहे हैं। तो 36 वोल्ट कहाँ पे दिया, चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, तथा विभवांतर V में संबंध होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए ये रिलेशन वाला क्वेश्चन, संबंध वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई होता है, या फिर E इज इक्वल टू, आपको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, कई बार मैंने आपको कराया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। जो ये 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शा रहा है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी E की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। बैटरी से जब लैंप जलाया जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट होता है। यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे पता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। इसका मतलब E की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे E की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6 वोल्ट। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि बैटरी से जब लैंप जलाया जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट होता है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, V की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और वोल्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो, तो देखिए लैंप का प्रतिरोध, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 20 ओम दी गई है। फिर हमसे पूछा गया तो बैटरी का प्रतिरोध, तो स्मॉल r, बैटरी के प्रतिरोध को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब तक यहाँ पे हमें स्मॉल r की वैल्यू को निकालना है, तो जब तक हम यहाँ पे धारा I का मान नहीं निकालेंगे तब तक हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धारा I का मान निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है V अपॉन में R। अब देखिए V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 वोल्ट दी गई है और R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू 20 ओम दी गई है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे मिलेगा 0.2 और एम्पियर, धारा I का मान। अब देखिए यहाँ पे 4 है और 20 है। अगर 4 को देखें, फिर इसके बाद यहाँ पे 20 है,
चार छोटी संख्या जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब जाके एक जीरो बढ़ेगा। फिर इसके बाद 20 दूनी यानी 22 सा यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 0.2 एम्पियर ही तो मिलेगा सॉल्व करने पर। तो धारा आई का मान हमें यहाँ पे मिल चुका है 0.2 एम्पियर। अब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ 0.2 एम्पियर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू को निकालना। स्मॉल आर इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा E माइनस वी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा आई, इसीलिए आई का मान निकाला था। अब E की वैल्यू हमारे पास 6 है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 6 वोल्ट। फिर इसके बाद V की वैल्यू यहाँ पे 4 है, फिर अपॉन में I की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली 0.2 एम्पियर। अब देखिए 6 में से 4 को लेस करेंगे 2, और अपॉन में 0.2 है। अब देखिए यहाँ पे जब इस पॉइंट को यहाँ से नीचे से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो ऊपर आपका यहाँ पे अब 20 हो जाएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और बटे में 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10। और देखिए यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू को निकाल रहे तो ओम में ही आएगा, तो 10 ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। 2014 के एग्जाम में और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समांतर क्रम में, पैरेलल में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत ऊर्जा का मान होगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये वाला रिलेशन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तार में ऊर्जा होगी, ये हमें ज्ञात करना है। 2013 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पता है। 2 मिनट समय, टी की वैल्यू क्या दी गई है, 2 मिनट दी गई है। 2 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में क्या हो जाएंगे, 120 और सेकंड हो जाएंगे। फिर इसके बाद लिखा है 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर, यानी V की वैल्यू हमें क्या दी गई है, V की वैल्यू हमें यहाँ पे 12 वोल्ट दी गई है। 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो I का मान क्या है, 3.5 एम्पियर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए हमें तार में ऊर्जा ज्ञात करनी है, तार में ऊर्जा का मान निकालना है। तो तार में ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, VIT। तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, गुणे धारा I का मान 3.5 एम्पियर, और समय T की वैल्यू 2 मिनट, जिसको हमने सेकेंड में चेंज किया तो 120 सेकेंड। अब इन सब की मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 12 गुणे 3 गुणे, देखिए 12 गुणे 3.5 गुणे 120, इन सब की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5040, यानी 5040। और ऊर्जा को निकाल रहे हैं तो जूल में, तो 5040 जूल मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे 5040 जूल कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो ऊर्जा निकालना था VIT होता है, ये फॉर्मूला कई बार मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन भी कई बार सॉल्व कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे सही संबंध है, 2013 में एग्जाम आया है। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे आएंगे, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा संबंध सही है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला होगा, यानी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला रिलेशन सही है, इन चारों में से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कई बार क्वेश्चन कराया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 से। फलों को पकाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, या फिर एथिलीन का। सो क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट आंसर आपका होगा एथिलीन, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एथिलीन को ही हम एथीन के नाम से भी जानते, किस नाम से, एथीन बोलिए चाहे एथिलीन बोलिए, बात एक ही होगी। फॉर्मूला क्या होता है, C2
H4 होता है। तो आपको ऑप्शन में एथीन या फिर C2H4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा एथिलीन को ही एथीन बोलते हैं और C2H4 इसका फॉर्मूला होता है फलों को पकाने के लिए। एथिलीन या फिर एथीन आप बोल सकते हैं या फिर C2H4 इसका फॉर्मूला। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है। 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, एथिलीन, एसिटिलीन, मेथेन या फिर एथेन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एथिलीन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है एथिलीन। ध्यान रखिएगा। देखिए अरिहंत की बुक में इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है औद्योगिक रसायन वाले चैप्टर में, जहां पे इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, मेथेन बताया गया है। तो आप अपनी बुक में संशोधन कर लीजिएगा। औद्योगिक रसायन वाले चैप्टर में है और ये क्वेश्चन आपका एक दूसरे चैप्टर में भी दिया गया, वहां पे सही है, लेकिन औद्योगिक रसायन वाले में यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है आपकी बुक में, तो वहां पे संशोधन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एथिलीन होगा, ध्यान रखिएगा। एथिलीन से मतलब एथीन, और एथिलीन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया C2H4 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे असंतृप्त यौगिक लिखा है। असंतृप्त यौगिक से मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, वही यौगिक क्या होते हैं? असंतृप्त यौगिक। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या फिर त्रिबंध उपस्थित होता है, वही असंतृप्त यौगिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहां पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी वाला होगा, C2H4 हो जाएगा। अगर C2H4 को मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे द्विबंध उपस्थित है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया ना कि वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध हो या फिर त्रिबंध हो, वही असंतृप्त यौगिक होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य यहाँ पे द्विबंध है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। कई बार क्वेश्चन कराया, 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका CCl4 हो जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जीन है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, कई बार क्वेश्चन कराया है ये। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, कार्बोनिल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जीन है? तो कार्बोनिल क्लोराइड का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है? 2011 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, अभी कल ही ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा निर्जलीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? मेथेन, एथेन, एथीन या फिर एसिटिलीन। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको कराया। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए करेक्ट आंसर एसिटिलीन होगा। फॉर्मूला C2H2 होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है C2H2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन यौगिकों का मुख्य स्रोत है। 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन,
कोल तार है, पेट्रोलियम है, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए तथा बी दोनों, यानी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत यहाँ पे कोल तार भी है, पेट्रोलियम भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलाएं होती हैं, 2015 में आया क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है कार्बन की, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की, ऑप्शन डी हाइड्रोजन की। करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बनिक यौगिकों की बात हो रही है तो श्रृंखलाएं जो होंगी वो कार्बन की ही तो होंगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलाएं होती हैं कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता है। कुल मिलाकर के आपसे यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूछी जा रही है। कार्बन की संयोजकता 2021 के ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने करवाया हुआ था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा और सेम टू सेम आया था। तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता हमें निकालनी है। कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p2 मिलेगा। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में देखिए 2s2 2p2, 2 और 2 मिलके 4। तो यहाँ पे जर्नल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 2,4 मिला। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे? कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखेंगे, जो कि यहाँ पे 4 है। तो मैं आपको बता दूं, संयोजकता ज्ञात करने के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है जहां पे सभी रूल्स बताए हैं और संयोजकता ज्ञात करना मैंने आपको सिखा दिया है। 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको संयोजकता वाली वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होगा, मैं आपको रूल बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक है तो वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में या फिर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 4 है, तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूल क्या बताया मैंने आपको? यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक होती है तो वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होता, 6 इलेक्ट्रॉन होता, तो रूल क्या अप्लाई होता? तो रूल अप्लाई होता, मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी तत्व के बाह्यतम या फिर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, यानी 5 या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की संयोजकता हम कैसे निकालते हैं? देखिए, 8 में से हम लेस करते हैं बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ये दूसरा रूल है, ये सब रूल मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 ही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन की संयोजकता यहाँ पे हो जाएगी 4। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है समतलीय, समचतुष्फलकीय, समतलीय वर्गाकार या फिर अष्टफलकीय। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, समचतुष्फलकीय। ध्यान रखिएगा, कार्बन परमाणु की जो आकृति होती है समचतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि एल्केन यौगिकों में कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच का कोण है लगभग। यहाँ पे लगभग में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 109 डिग्री लगभग। ध्यान रखिएगा, 109 डिग्री लगभग होगा, तो ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 डिग्री लगभग, यानी एल्केन यौगिकों में कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच का कोण है लगभग 109 डिग्री। याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे टाइम नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ पाए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता पाऊँ। कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी के लिए आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, सूत का रंग साफ करने में विशेषता उपयोग होने वाला यौगिक है साबुन, विरंजक चूर्ण, क्लोरीन या फिर सोडियम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन आपको
आपका है तो सूत का रंग साफ करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। फॉर्मूला इसका होता है CaOCl2, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, CaOCl2 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। फिटकरी का अणुसूत्र है, 4 से 5 बार आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ही बार लिखा है 2015, लेकिन 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी वाला, C6H6। अब ये क्यों करेक्ट हुआ मैं आपको बता दूं। देखिए हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिए गए यौगिकों में से केवल C6H6 एक हाइड्रोकार्बन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया क्या, जो हाइड्रोकार्बन है वो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, यानी C तथा H के यौगिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दिए गए यौगिकों में से केवल यहाँ पे C6 और H6 वाला यही हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पे C भी है H भी है, केवल C और H है यहाँ पे, इसीलिए करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, C6H6। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आज ही आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। और देखिए जिनका कल एग्जाम है तो मैं उन लोगों को बता दूं, आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने आपको कई बार बताए हैं, एक बार उनका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। सो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।